हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइज, आप लोगों को पता है जो आप लोगों का एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एचपीएससी का लेक्चरर का पेपर हुआ था फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट का, उसके पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ओके, तो ये 58 क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे और आपके भी 100 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कंसीडर ए प्रोजेक्ट दैट नॉर्मल कैश फ्लो विद वन आउटफ्लो फॉलोड बाय ए सीरीज ऑफ इनफ्लो। एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर नॉर्मल कैश फ्लो है, जिसमें क्या होगा, एक आउटफ्लो होता है, उसके बाद में मतलब कि जब आप इन्वेस्टमेंट को करते हैं या एसेट को परचेज करते हैं तो कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है। उसके बाद में काफी सारा क्या होता है, कैश का इनफ्लो हो रहा है। तो इसमें से क्या जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे आप लोगों की करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में जो हम लोगों को पता है कैपिटल बजटिंग होती है, फिक्स एसेट से जुड़ा हुआ डिसीजन लिया जाता है। उसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं। तो एक टेक्निक होती है आप लोगों की एनपीवी। एनपीवी क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोगों के पास में क्या रहता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। ठीक है, तो इससे हम लोगों के पास में क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। ओके, और इसी के साथ में आप लोगों के पास में एक आईआरआर होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है। ये वो रिटर्न होते हैं जिसके ऊपर एनपीवी जो रहती है वो आप लोगों की क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंसिडर किया जाता है वो देखते हैं। तो ये क्या पूछा है आप लोगों के पास में, द हायर द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है जहां पे सभी जितने भी कैपिटल के सोर्सेज होते हैं उनको देखा जाता है। तो अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, ज्यादा होगी, तो जो आप लोगों के पास में एनपीवी होगा वो आप लोगों के पास में क्या होगा, कम होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, अगर आप लोगों के पास में कॉस्ट ज्यादा आएंगी तो जो एनपीवी रहेगा वो क्या होगा, आप लोगों के पास में लोअर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या है। अगर एक प्रोजेक्ट है उसकी जो एनपीवी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आप लोगों के पास में जो इनफ्लो रहते हैं वो क्या होंगे, आउटफ्लो से ज्यादा होते हैं। तो एनपीवी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। एनपीवी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर एनपीवी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो जो रेट ऑफ रिटर्न होती है वो क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिटर्न जो होती है वो ज्यादा होती है। तो इस केस में प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो उसका आईआरआर है वो आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं, तो जो आईआरआर होता है वो क्या होता है, जो कॉस्ट होती है उससे ज्यादा होगा। तो ये गलत हो जाएगा। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है, तो अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है वही सेम केस। ठीक है, अगर जो इनफ्लो है वो क्या, आउटफ्लो से ज्यादा है, तो जो आईआरआर है वो आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, मस्ट बी लेस देन 0। नहीं, तो जो आईआरआर होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसके एनपीवी रिस्की प्रोजेक्ट होंगे तो वहां पे ये होगा। तो ऐसा भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका जो रहेगा वो सही रहेगा। ये जरूर याद रखिएगा। अगर हम लोगों के पास में क्या आ जाता है, एनपीवी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब कि जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो से ज्यादा है, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है। और एक और मेथड होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। उसमें हम लोगों के पास में क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो होता है। तो वो भी आप लोगों के पास में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। और इस केस में प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। ऑन द अनदर हैंड, अगर एनपीवी क्या है आप लोगों के पास में नेगेटिव है, तो जो कॉस्ट रहेगी वो क्या होगी, रिटर्न से ज्यादा हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और इस केस में प्रोजेक्ट को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल हाउसिंग बैंक इज ओन्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, तो ये किसके द्वारा ओन्ड है, हुडिस्को, एचडीएफसी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाउसिंग बैंक अर्लियर इट वाज ए सब्सिडरी ऑफ द आरबीआई। पहले ये क्या होती थी, आरबीआई की सब्सिडरी होती थी, नेशनल हाउसिंग बैंक भी। और एक नाबार्ड भी आप लोगों के पास में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रीडेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड, तो ये आप लोगों के पास में दोनों आरबीआई के सब्सिडरी होती थी, बट अभी आरबीआई के सब्सिडरीज नहीं है। अभी आरबीआई की क्या है, 5 सब्सिडरीज है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक, इनोवेशन हब, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लाइट सर्विस है, ठीक है। तो 5 सब्सिडरीज आरबीआई की हैं, डीआईसीजीसी है। नेशनल हाउसिंग बैंक एस्टेब्लिश हुआ था कब, 1988 के अंदर। तो ये आप लोगों का किसके अंडर वर्क करता है, नेशनल एस्टेब्लिश कब हुआ, 1988 के अंदर। जो एक्ट है वो आप लोगों के पास में किसके अंडर हुआ था, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। ये एक अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रमोट करता है एक साउंड और वाइबल हाउसिंग फाइनेंस सिस्टम को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिगार्ड टू ट्रेजरी बिल। जो ट्रेजरी बिल है ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, ये क्या है, एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट जहां पे क्या किया जाता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज की क्या की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मीनिंग जहां पे आप लोगों के पास में क्या होता है, सिक्योरिटीज का जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या होता है, लेस देन 1 ईयर होता है, ठीक है। तो जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं, जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये आप लोगों के द्वारा आरबीआई के द्वारा क्या किए जाते हैं, इशू करते हैं। आरबीआई इसको क्या करता है, इशू करता है, बट किसके भी हाफ पे करता है, गवर्नमेंट के। वो गवर्नमेंट कोई भी हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट के भी हाफ पे ये क्या करता है, इशू करता है। ट्रेजरी बिल की जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी होती है, 25,000 होती है। ट्रेजरी बिल जो होता है ये आप लोगों के पास में क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड होता है। जीरो कूपन बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इशूड एट लेस देन फेस वैल्यू, जिसको इशू किया गया लेस देन फेस वैल्यू के ऊपर। और जो रिडम्पशन होते हैं वो किस पे होते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर होती है, ठीक है। और वही उसके लिए इनकम होती है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो जो ट्रेजरी बिल होता है ये इशू किया जाता है बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होते हैं, करेक्ट है। ट्रेजरी बिल को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इशू किया जाता है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा इसको इशू किया जाता है, ठीक है, याद हो जाएगा। और पूरी की पूरी मनी मार्केट के ऊपर ही आरबीआई कंट्रोल करता है, और कैपिटल मार्केट के ऊपर कौन करता है, सेबी करती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 61 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक का फंक्शन क्या नहीं है, इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प द कंपनीज इन इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, ये हेल्प करता है सिक्योरिटीज की इशुएंस के अंदर। इन्वेस्टमेंट बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, लोन को बांटना। इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड वैल्यूएशन सर्विस टू देयर क्लाइंट। इन्वेस्टमेंट बैंक पार्टिसिपेट इन द स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, करेक्ट है। वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, लोन को बांटने का काम इसका नहीं होता है, ठीक है। और सिक्योरिटीज को इशू करवाने में हेल्प करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मनी मार्केट एक्टिविटीज इन इंडिया। मनी मार्केट अभी अभी बताया आप लोगों के पास में क्या है, हमारी कंट्री का जो सिस्टम है उसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की क्या की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है ये आप लोगों के पास में कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक हम लोगों के पास में रहती है कैपिटल मार्केट जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, और एक आप लोगों के पास में क्या रहती है, मनी मार्केट होती है, ठीक है जी। तो जो कैपिटल मार्केट होती है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक आप लोगों के पास में क्या होती है, प्राइमरी मार्केट होती है जहां पर न्यू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, और एक सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पर ऑलरेडी इशू की हुई सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। तो मनी मार्केट के लिए क्या जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो मनी मार्केट एक मार्केट है शॉर्ट टर्म फंड्स की, करेक्ट हो जाएगा। मैच्योरिटी जो रहती है वो आप लोगों के पास में ओवरनाइट टू 1 ईयर तक होते हैं, ये भी बात करेक्ट है। द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी मार्केट का फंक्शन क्या होता है, लिक्विडिटी पोजीशन प्रोवाइड करवाना, कमर्शियल बैंक के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ये भी करेक्ट है। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो क्या रहता है, लेस देन 1 ईयर होता है। तो ये जो 4 होगा ये आप लोग का गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट। जो बाकी सभी चीजें हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। बाकी सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। सो विच अमंग द फॉलोइंग वुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिससे क्या होगा, कैश जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैश इंक्रीज कब होगा, देखिए जब हम एक न्यू चीज को परचेज करेंगे तो आप लोगों के पास में क्या रहता है, कैश का क्या होता है, आउटफ्लो होता है।
रीपरचेज करते हैं शेयर्स को तो कुछ भी परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होता है, डिविडेंड पे करेंगे तो भी कैश का आउटफ्लो होता है। लेकिन जहां पे हम लोगों के पास में क्या होगा, कंपनी ने क्या कर दिया, न्यू स्टॉक को इशू कर दिया तो कंपनी के पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो ये क्या होता है, कैश का इनफ्लो होता है। सो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये आपका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, जयश्री इंक्रीज कंपनी रिसेंटली रिपोर्टेड नेट इनकम ऑफ 4,75,000 एंड डेप्रीसिएशन ऑफ 88,500। आप लोगों को पता है जो डेप्रीसिएशन होता है ये कैसा एक्सपेंस होता है, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रीसिएशन कैसा खर्चा होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इससे कैश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हाउ तो ये हो गया। हाउ मच वॉज इट नेट कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो क्या होगा, अज्यूमिंग दैट कोई भी अमोर्टाइजेशन नहीं है। डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन में क्या फर्क होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। फिक्स एसेट्स जो होती हैं उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो जो उसके अंदर आप लोगों के पास में क्या होती हैं, टेंजिबल एसेट्स होती हैं, जो क्या रहती हैं, टेंजिबल एसेट्स होती हैं। अगर उनकी वैल्यू क्या रहती है, कम होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, सो उसको कहा जाता है डेप्रीसिएशन कहा जाता है। ठीक है, अगर टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो डेप्रीसिएशन होता है, और अगर इनटेंजिबल की जो वैल्यू रहती है वो कम होती है तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, अमोर्टाइजेशन हम लोगों के पास में रहता है। ठीक है, तो कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है, कुछ भी सोल्व नहीं किया गया है। तो देखिए, तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, नेट कैश फ्लो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी नेट इनकम होगी उसके अंदर क्या ऐड कर दिया जाएगा, नेट इनकम के अंदर डेप्रीसिएशन को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्या ऐड कर दिया जाएगा, डेप्रीसिएशन। सो इससे आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो नेट इनकम कितनी है, 4,75,000 है, प्लस में जो डेप्रीसिएशन है वो कितने का है, 88,500 का है। तो ये आप लोगों के पास में कितना हो जाएगा, 005। फिर उसके बाद में हम लोगों के पास में क्या हो जाएगा, 5,63,500 आप लोगों के पास में आ जाएगा। वेरी इजी, बस इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या करना है, जो डेप्रीसिएशन है उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, क्योंकि डेप्रीसिएशन जो रहता है वो कैसा खर्चा होता है, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैनेजर ऑफ द, जो मैनेजर है किसका, फ्रेश ड्रिंक्स कंपनी का, तो ही इज वेरी कंसर्न विद द कंटिन्यूइंग डिक्लाइन इन द सेल ऑफ ए कंपनी मेजर प्रोडक्ट एंड एप्पल जूस सोडा। ठीक है, तो मैनेजर ने आस्क किया एक एक्सपर्ट को फॉर असिस्टेंस इन फाइंडिंग द रीजन। अब रीजन फाइंड आउट किए जा रहे हैं, मतलब ये किसके ऊपर फोकस कर रहा है, वाई के ऊपर फोकस कर रहा है कि क्यों सेल क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जो आप लोगों के पास में वाई के ऊपर फोकस करते हैं वो जो रिसर्च होते हैं वो क्या कहलाती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। तो जहां पे हम लोग किसके ऊपर फोकस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो ये वाई होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या बताया जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, कौन कर रहा है, तो ये आप लोगों के पास में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। जो एक एक्सपेरिमेंट होता है इसमें आप लोगों के पास में क्या रहता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस कैन बी। तो वेरिएंस की जो लोएस्ट वैल्यू, वेरिएंस क्या होता है आप लोगों के पास में, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आप लोगों के पास में रहता है वो क्या होता है, वेरिएंस होता है। और ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आप लोगों के पास में क्या होता है, यूज होता है, जो क्या शो करता है, डिस्पर्जन को, कि जो डाटा वो कितने दूर दूर तक फैला हुआ है उसको क्या करेगा, शो करता है। तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू रहती है वो कितने रहती है, 0 होती है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी वुड लाइक टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑन सेल एंड सेल्स रेवेन्यू। तो वो इम्पैक्ट देखना चाहती है, तो किस चीज का इम्पैक्ट, एडवर्टाइजिंग का इम्पैक्ट, किसके ऊपर, सेल के ऊपर। तो ये आप लोगों के पास में किस तरीके की रिसर्च होती है, कैजुअल रिसर्च होती है, या फिर हम इसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। तो ये कॉज है, एडवर्टाइजमेंट होना कॉज है, और इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर देखा जा रहा है, सेल के ऊपर, तो ये क्या है, इफेक्ट है। तो ये कैजुअल रिसर्च होती है। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करती है चीजों को। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों के पास में कैजुअल रिसर्च।
मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज सिग्निफिकेंट इट मीन्स दैट, अगर एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग जो है वो आप लोगों के पास में क्या होगा कि जो रिसर्चर है अगर सिग्निफिकेंट है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो रिसर्चर है वो क्या कर सकता है, जो भी फाइंडिंग है उसको जनरलाइज कर सकता है आसानी से विद ए प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बाय चांस हम लोग कुछ भी निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी। जैसे कि रेन आने की संभावना है तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब आसानी से जनरलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन इवेंट। कोई भी एक इवेंट हुआ, इवेंट का मतलब जैसे कि कोई भी एक डाइस थ्रो किया गया, वो एक इवेंट है। कोई भी ताश का पत्ता आता है तो जिसमें आप लोगों के पास में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। तो उनको में से कोई कार्ड उठाना, तो ये क्या है? एक इवेंट है। ठीक है, तो उस इवेंट के अंदर जितने भी टोटल आउटकम आप लोगों के पास में निकल कर आते हैं, जैसे कि डाइस के अंदर 6 आउटकम निकल कर आते हैं, 52 कार्ड्स हैं तो उसमें से 52 कार्ड निकल कर आएंगे। तो उसमें से तो जो आप लोगों के पास में जितने भी आउटकम होते हैं उसको शो करता है, तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और जब हम लोग कुछ यूनिट को स्टडी करते हैं तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? सैंपल कहलाता है। सैंपल की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। और जहां पर हम लोग ईच एंड एवरी यूनिट को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो ये आप लोगों के पास में क्या कहलाता है? ईच एंड एवरी यूनिट को स्टडी करना, ये क्या कहलाता है? हम लोगों के पास में पॉपुलेशन होता है। और पॉपुलेशन के क्या रहते हैं? हम लोगों के पास में क्या होते हैं? पैरामीटर होते हैं। ठीक है जी, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्लियर होगा कि जितनी भी चीजें हैं उन सभी का कलेक्शन जो होगा वो क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रॉम द 70th क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।